नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,540 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। चंद्रभानु पासवान को 1,46,141 जबकि अजीत प्रसाद को 84,601 वोट मिले हैं। इस प्रकार भाजपा ने अयोध्या की हार का कहीं ना कहीं बदला सा ले लिया है और 8 साल बाद मिल्कीपुर में वापसी हुई है। भाजपा की इस प्रचंड जीत का आलम यह है कि सपा प्रत्याशी अपने ही बूथ से हार गए हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिल्कीपुर सीट पर 7,000 वोटों से सपा से हार गई थी। 8 महीने में ही भाजपा ने बाजी पलटी है। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट बनी, तब से इतने वोटों से किसी ने भी चुनाव नहीं जीता था। इससे पहले सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अवधेश प्रसाद के ही नाम रहा है। 2012 में अवधेश 39,237 वोटों से जीते थे। उपचुनाव में आमतौर पर सत्तासीन पार्टी ही जीतती है और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें फेवर में जाती भी है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को जो विशाल जीत मिली है उसके क्या संकेत है और क्या भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर पाई है, उसे कवर कर पाई है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीति कार्य के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल कार्यकाल में हम लोग जनता में उनके द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाओं को, उनकी नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया और मिल्कीपुर की जनता नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अपना मतदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपने भाई को, बेटे को अपनाया। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता के चरणों में पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की जीत मिल्कीपुर विधानसभा की महान जनता की जीत है और माननीय मोदी जी, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों और कामों के आधार पर मिल्कीपुर विधानसभा की जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम किया। हम ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी 1,05,000 से ज़्यादा वोटों से आगे वोटों को प्राप्त कर चुकी है और एक तरीके से परिणाम सामने है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को काफ़ी खुल करके आशीर्वाद दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये इसको जनता ने पूरा सहयोग किया है और मैं ये समझता हूँ कि जो जनता को, समाज को विभाजित करने वाली जितनी भी शक्तियाँ थीं, जो सनातन धर्म पर आस्था और चोट पहुँचा रही थी, आज वो सब जो है वो चारों खाने चित हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। हमने तो पहले भी कहा था, जिस प्रकार से सर्व समाज के लोग, नौजवान, सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित मतदाता, सम्मानित हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, जिस प्रकार से सब लोग एक हैं, लामबंद हैं, तो जीत तो सुनिश्चित थी और उस जीत पर मुहर आज लग गई। हमने चलिए, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। कहीं ना कहीं अयोध्या में जो हार हुई थी, मिल्कीपुर की जीत ने कहीं ना कहीं उस घाव पे मरहम लगाने का काम तो जरूर किया ही है। वही ये जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक के बाद ये लगातार मिल रही हार को लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। खैर, आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी जैन बीजेपी से, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से, सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में।
तो बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। दिल्ली से भी जबरदस्त खबर आई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से दिल्ली के लोगों ने तो चौंकाया ही है। मिल्कीपुर के नतीजे भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। हालांकि एक दिन पहले जिस तरह का बयान अखिलेश यादव जी के द्वारा आया, कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि क्या नतीजे हो सकते हैं और आज तो रामगोपाल जी ने खुद ही ये सामने कह दिया कि अंदाजा था कि ऐसा होगा। हालांकि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले केसी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शानदार जीत मिली है दिल्ली में भी और मिल्कीपुर में भी। क्या कहेंगे, क्या वो फैक्टर्स रहे जो फेवर में गए बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की जो शैली है, साथ ही साथ किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव ना मानना। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पे प्रचार प्रसार किया और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान से मेहनत की वहां पर। और जनता ने ये भी देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कहीं ना कहीं 2000 जो लोकसभा का चुनाव था या 2022 का चुनाव था, उसमें जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, उसमें जिस तरीके से उन्होंने र्यूमर फैलाया कि भाई चुनाव के बाद में आपका जो है जो आरक्षण है खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब जनता ने देख लिया पिछले लगभग 1 साल में कि कितना संविधान खत्म हो गया और कितना आरक्षण खत्म हो गया। तो सारे की सारी झूठी बातें करके जिस प्रकार से इंटरप्ट हो रहा है इसमें, आज वो चीजें नहीं है। जनता सारी चीजें समझ चुकी है और सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जनता को यही चाहिए कि देश और प्रदेश का विकास हो, कहीं घोटाला ना हो, कहीं भ्रष्टाचार ना हो। दिल्ली में भी आप देखिए जिस तरीके से घोटाला और भ्रष्टाचार रहा, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। इसी तरीके से शीला दीक्षित जी के खिलाफ जनता ने एक बार आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को बैठाया और एक बार फिर मौका दिया जब उन्होंने कहा 5 साल और चाहिए। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल उनको 5 साल का मिला, तो चाहे स्वास्थ्य का घोटाला हो, आप देखिए, चाहे उसके साथ में आप देखिए शराब घोटाला किया, कितने सारे मंत्री इनके जेल गए। तो जनता ये समझ गई कि झूठे वादे करके आए हैं और जितनी सफाई की बात कर रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, स्वयं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में आज आम आदमी पार्टी डूब गई है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता ने एक जनादेश दिया और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। अब आप देखिए अखिलेश यादव जी पहले से भूमिका बनाने लगे थे कि नहीं मिल्कीपुर में जबरन वोटिंग हो रही, कभी कह रहे थे, कभी कह रहे थे वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अगर वोट डालने नहीं दिया गया तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, दिल्ली की बात देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने स्वयं स्वीकार किया कि भाई हम स्वच्छ पानी नहीं दे सकते हैं, हम कूड़े का ढेर नहीं हटा सकते हैं, हम जमुना साफ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पूरे राष्ट्र की राजधानी है और वहां बहुत डेवलपमेंट है, वहां तो डेवलपमेंट सबसे आगे होता है। लेकिन जनता को आम चीजें, आम जो सहूलत की चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वो पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो जनता ऐसी सरकार लेकर के क्या करेगी? इसीलिए जनता ने माननीय मोदी जी पर भरोसा जताया और उत्तर प्रदेश में योगी जी पर एक बार फिर से उनके भरोसे पर, उनके काम पे मोहर जनता ने इस चुनाव में लगा दी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी हैं। अशोक जी, आपने सुना बहुत सारे सवाल हैं, ये जो नतीजे आए हैं उनको लेकर बीजेपी से अपनी मेहनत बता रही है। आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेहनत तो की है लेकिन चुनाव का माहौल बिगाड़ने में। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा है तो आप अपने ही बूथ से क्यों हार गए? वोट परसेंटेज बढ़े, आप कह रहे हैं कि वोट देने नहीं दिया गया। तमाम तरह के इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं लेकिन वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखिए सर, जनता भी जागरूक है, जनता से छिपा हुआ नहीं है, मीडिया भी समझदार है। मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इतना कि ये उपचुनाव है, नंबर 1। उपचुनाव में 1 सीट पर उपचुनाव है, सिंगल सीट पर। इन्होंने मनमाना तरीके से अधिकारियों की सूची भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था ऑन स्क्रीन। आज उससे ही स्पष्ट होता किस तरह के अधिकारी नियुक्त किए थे। अधिकारी इनके अपने यस मैन थे और साथ साथ जो है ये चुनाव पर बल प्रयोग आसानी से कर लेती है सरकारें। ये कहा जाता है कि उपचुनाव सरकारों का होता है क्योंकि बल प्रयोग करती ही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव आयोग भी अगर आंख मूंद ले तब क्या पूछना है, सोने में सुहागा है। चुनाव आयोग ने आंख मूंद लिया। इन्होंने फर्जी मतदान कराया है, इस तरह के मतदान कराए हैं जो जीवित नहीं रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि उनका भी मत पड़ गया है। कैसे कैसे मत पड़ा है ये तो जांच का विषय है, जांच होगी तब मालूम होगा। चुनाव आयोग जांच कराएगा अगर तो पता चलेगा। सच्चाई यह है कि जो है इस तरफ चुनाव जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, ये बल पूर्वक छीनना कहते हैं। जैसे कुंदरकी में किया था, जैसे रामपुर में किया था इन्होंने पहले। तो इस तरह के चुनावों को जीत लेने से अगर ये अपना कंधा थपथपा रहे हैं तो अच्छी बात थपथपाएं। 2027 में जब आम चुनाव होगा तब इनको दिखाई पड़ जाएगा।
दूध का दूध पानी का पानी हो लेकिन जाएगा। अशोक जी, जो जिस पीडीए वर्ड को आप बोस्ट करते रहे कि पीडीए हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है, सबसे बड़ी आबादी अगर मिल्कीपुर में है तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी है। 3,58,000 वोटर्स हैं अगर वहां पे। तो अगर आप कह रहे हैं कि पीडीए अगर समाजवादी पार्टी के साथ है, चलिए थोड़ा बहुत घालमेल वो कर भी लेते, लेकिन एक बड़ा वर्ग तो आपके साथ आता ना। ये परसेप्शन वहां के लोगों ने तोड़ा है और दिल्ली में भी यही हुआ है। दिल्ली में भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में वोट जो है बीजेपी को गए हैं। देखिए, दिल्ली की स्थिति अलग है। दिल्ली की स्थिति को मिल्कीपुर से तुलना नहीं किया सकता है। मिल्कीपुर में एक चुनाव था जो कि आम चुनाव नहीं था। लेकिन अशोक जी, ये तो आप मानते हैं ना कि ये परसेप्शन बनाया जाता है बीजेपी के बारे में कि मुसलमान जो है वोट बीजेपी को नहीं देते, अल्पसंख्यक वोट नहीं देते बीजेपी को। वो परसेप्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। मौलाना साजिद रिजवी जी ने तो पब्लिक में आके कहा है कि भाई हमने तो बीजेपी को वोट दिया है, जिंदगी में पहली बार वोट दिया, लेकिन बीजेपी को दिया है। अभिषेक भैया, ये डिबेट है, स्वस्थ डिबेट है आपका चैनल पर। मैं स्वस्थ तरीके से बातें रख रहा हूँ जी। जो जनता समझती है। 2024 का आम चुनाव हुआ, आप इनकार नहीं करेंगे, आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया। आम चुनाव में आसान नहीं होता है 80 की 80 सीटों पर अपने अधिकारियों को नियुक्त करना। वहां पर निष्पक्ष अधिकारी भी होते हैं। वहां पर आम चुनाव जब होता है तब वहां का माहौल अलग होता है। वहां पर पूरे चुनाव पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार, न चुनाव आयोग कैसा कर सकता है। सवाल इस बात का है, आम चुनावों की स्थिति आपने देखी, उसमें 37 सीटें हम जीते। आज जब आम चुनाव आएगा 27 में, तब ये यही मीडिया होगा, यही आप होंगे, यही हम होंगे, तब का माहौल आप देख लेंगे, तब का क्या माहौल होता है। और उस माहौल में जनता खुल करके किस तरह से हमारे साथ आती है, ये पीडीए किस तरह से खुल के साथ आता है, किसान कैसे आते हैं, नौजवान कैसे आते हैं, महंगाई की मार क्या असर पड़ रहा है प्रदेश के ऊपर, और बेरोजगारी की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, तब सारी बातें खुल करके सामने आती हैं। जब विदाई करना होता है सरकार का, तब अधिकारी भी नहीं डरते हैं। अधिकारी का भी जो डर है वो निकल जाता है, वो भी खुल के खेलते हैं, अधिकारी भी खुल के खेलते हैं। तब वो समय अलग होता है। वो समय आएगा 27 में, तो इनको दूध का दूध पानी हो जाए, पानी हो जाएगा, और योगी जी को अपने नानी की याद आ जाएगी। योगी जी को इतनी बुरी हार आ रही है 27 में। जी निश्चित रूप से। सुजीत जी, देखिए अशोक जी की इस बात से तो मैं सहमति जताऊंगा, हम सभी ज्यादातर पत्रकार भी सहमति जताते हैं कि हाँ, जिसकी राज्य में सरकार होती है कुछ चीजें उनके फेवर में होती है, खासतौर से जब उपचुनाव होते हैं। लेकिन सवाल है कि किस हद तक ये जो नतीजे निकल कर आए हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं। सुजीत जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी, अशोक तिवारी जी ने अभी स्वीकार किया कि उपचुनाव सत्ता पक्ष के होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब 12 से 17 की इनकी सरकार थी तो उसमें भी अनेक उपचुनाव इन्होंने जीते थे। तो अशोक तिवारी जी को दुख में नहीं जाना चाहिए और भाजपा के प्रवक्ता को सुख में नहीं जाना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन इतिहास, अभी आपने जैसे कहा इतिहास रच दिया, निश्चित रूप से जैसे ये सांसद को लेकर के और राम के रूप में इनको दिल्ली में दर्शा रहे थे और दिखा रहे थे चारों तरफ से कि रामचंद्र जी जीत करके दिल्ली लोकसभा में प्रवेश कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जो पालने से ये नेता उठा करके और थोपे जा रहे थे जी, मिल्कीपुर में वही हुआ। 7 तारीख को इसी चैनल पर डिबेट हुई थी और मैंने उसी चैनल पर कहा था कि देखिएगा मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है जी। और आज परिणाम आपके सामने है। तो सुजीत जी, क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ कंफ्यूजन हुई थी? क्योंकि अजित प्रसाद तो वहां पे, अवधेश प्रसाद तो वहां लंबे समय से सफलता पा रहे थे, उनके बेटे को खड़ा कर दिया गया कि शायद वो रिपीट कर देंगे। क्या वो एक परसेप्शन था जो बैकफायर कर गया? अभिषेक जी अगर वो अपनी पोलिंग हार गए तो इसको आप क्या कहेंगे कि पालने से उठा करके नेता बनाए जाएंगे? जो धूल फांकेगा, जो क्षेत्र में काम करेगा वो नहीं रहेगा। सांसद पिता होंगे, पुत्र विधायक होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी यहां रणनीतिक चूक कर गई। समाजवादी पार्टी अगर किसी अन्य कैंडिडेट को खड़ा करती और अवधेश प्रसाद उसका प्रचार करते तो वो दूसरी स्थितियां होती। समाजवादी पार्टी ने उनके पुत्र को उतार दिया कि ये तो राम आए हैं, अब राम के कुश और लव जो है ये भी चुनाव जीत जाएंगे। ठीक। तो जो लव और कुश को जिताने का प्रयास हुआ, समाजवादी पार्टी वहां रणनीतिक भूल करके वहां पर कच्चे में चली गई। जी, ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की। अब थोड़ा बीजेपी की बात करते हैं। पार्टी के नेता बहुत एक्साइटेड है, खुश है, जीत मिली है, लेकिन अब AK शर्मा जी का बयान ले लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा
कि ये डबल इंजन की सरकार की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की जीत है। 8 महीने पहले कहाँ थे वो कार्य? 8 महीने पहले भी तो डबल इंजन ही था। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता। एक्साइटमेंट में आप क्रेडिट तो दे देते हो सभी को, आप थोक के भाव क्रेडिट बांट रहे हो, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? देखिए जब मैं अखबारों में पढ़ता हूं तो हमारे पुलिस लिखती है कि पुलिस उपाधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उनके पर्यवेक्षण में, उनके संरक्षण में। देखिए ये उपचुनाव है और उपचुनाव में ये जो भी प्रयास रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के प्रयास रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं काम कर रहा है। वो ठीक है जयकारा लगा रहे हैं जी। अखिलेश यादव की पराजय नहीं है ये जी। और भैया भाजपा की जीत भी नहीं है, ये उनकी सरकार है। जाहिर सी बात है कि उनकी तमाम योजनाएं उस दिशा में मुड़ गई, जनता प्रभावित हुई और प्रभावित होकर के उनको पर्याप्त मौका मिला और मिल्कीपुर जीत गए जी। और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। ये जब ये चुनाव हार जाते तो उसके संकेत दूसरे जाते हैं, लेकिन जीतने से कोई बहुत अच्छे से बहुत प्रफुल्लित होकर के और हम 27 जीते, अभी इनको काम करना होगा इस क्षेत्र में जी, और 27 अभी दूर है। केसी जी इसी पे आऊंगा। आज दिल्ली के जो नतीजे आए हैं उसकी चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही कि अगर आज से 10 साल पहले देखे या 5 साल पहले भी देखे तो बीजेपी 2 सीटों पर आ गई थी, वे बमुश्किल 8 पर पहुंच पाई और ऐसी बातें होती थी आम आदमी पार्टी की, इन्हें हटा देंगे, समाप्त कर देंगे। ये आज AK शर्मा जी भी जोश जोश में ये बात बोल गए कि 2027 में हम समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। अगर आप खुद पैरवी करते हैं अच्छी राजनीति की तो आप अपने काम से जीतिए ना। आपका टारगेट विपक्ष को खत्म करना थोड़ी है, आपका टारगेट है कि आप अच्छा काम करें। इसी तरह के बयान आम आदमी पार्टी देती थी, आज देखिए कहां पे है। देखिए अभिषेक जी, राजनीति में 2 कदम आगे 2 कदम पीछे कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। और रही बात मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के, तो बिल्कुल जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने वहां पर मेहनत किया, काम किया और अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय सुजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं आपका काम का जो परसेप्शन है वो आपको जीत की तरफ ले गया। और ये भी बात सही है कि इस एक सीट से हमारी जीत और हार से कोई सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी हमने एक बात शुरुआत में ही कही, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा चुनाव भी गंभीरता से लेती है। यहाँ तक कि सभासद का भी चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, उसको भी हम गंभीरता से लेते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हमने गंभीरता चुनाव नहीं लिया, तो केसी जी आप ये बात तो मानेंगे कि अयोध्या में जो हार हुई थी वो चुभी बहुत थी, वो चुभी बहुत ही शायद उसी का नतीजा है कि आज जो नेताओं में एक्साइटमेंट दिख रहा है एक सीट पर हो उपचुनाव को लेकर, वो ये बताता है कि वो हार बड़ी चुभी थी। आज कहीं ना कहीं वो जख्म भरे। अभिषेक जी एक चीज और भी है, जिस प्रकार से गोद में लेके श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे थे, उसके परिणाम क्या हुए और जिस तरीके से उन्होंने कोसने का काम किया वहां की जनता को, अयोध्या की जनता को कोसने का काम किया कि भाई अयोध्या की जनता ने इनको सबक सिखाया, अयोध्या की जनता ने हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं था। तो अयोध्या की जनता ने बता दिया वो किसके साथ में, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात दिल्ली के चुनाव को लेकर के, तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 10 साल तक सत्ता में रहते हुए जनता को स्वच्छ पानी तक नहीं उपलब्ध करा पाए और बाकी विकास की बातें जो करते हैं, बाकी विकास, दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें तो विकास होते ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनके अंदर गुरूर और घमंड दिखाई दे रहा था और जो तमाम सारा भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार छुपा नहीं, वो भ्रष्टाचार बाहर आ गया। शीला दीक्षित जी का तो खूब भ्रष्टाचार दिखाते थे, RTI डाल करके। लेकिन केसी जी ये भी है कि देखिए अब पाला आपके पास है, हरियाणा में भी आप ही हैं, हरियाणा में भी आप ही हैं और दिल्ली में भी आप ही है, तो यमुना का पानी देखिए साफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5 साल बाद वापिस से इतिहास दोहरा सकते हैं। खैर मैं जवाब ले लेता हूँ जो बात आपने कही। अभिषेक जी एक चीज और, अभिषेक जी आपको याद होगा कि गोरखपुर आसपास के क्षेत्र में इंसेफेलाइटिस की बीमारी से, दिमागी बुखार की बीमारी से किस तरीके से बच्चे मरते थे। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको चैलेंज के रूप में लिया। आप देखिए कोई घटना वहां पे इस तरीके की नहीं होती है। एक तो मल्टीपेड वहां हॉस्पिटल बनाए गए, स्वच्छ पानी के लिए जो गहरी बोरिंग की आवश्यकता है, जिस साइंटिस्टों ने बताया कि भाई इसमें तमाम सारे ऐसे पदार्थ है जिसकी वजह से इस तरह चीजें फैलती है, उसकी व्यवस्था की गई, ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई, बच्चों का पहले से टीकाकरण किया गया। समय थोड़ा सीमित है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। जो सवाल आपने पूछा है मैं चाहता हूं कि अशोक जी उस पर जवाब दे। अशोक जी देखिए बात तो आपकी भी है, फिर मजे तो आप लोगों ने भी खूब लिए हैं अयोध्या की जीत को लेकर, है ना। अब पर लगता है कि अवधेश प्रसाद जी की सीट पीछे जाने वाली है लोकसभा में, अभी तक तो आगे बैठ रहे हैं। जी देखिए विषय इसका नहीं है कि कौन पीछे है कौन आगे है जी।
विषय जो है वो मैं उस पर बोलूंगा, संक्षेप में बोलूंगा, समय कम है। सच्चाई ये है भाई कि जो स्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव में थी, जो मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आज कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा था, और किसानों का मुद्दा था, नौजवानों का मुद्दा था, आरक्षण का भी मुद्दा था। ये सारे मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे जस के तस रखे हुए हैं। इन मुद्दों पे कोई काम नहीं हुआ है, इन मुद्दों में कोई गिरावट नहीं आई है। इस पर महंगाई में गिरावट आ गई है, या बेरोजगारी कम हो गई है, या किसानों के लिए बहुत काम कर दिया गया है, या महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो गया है, या जो है विकास के कोई बहुत बड़े कार्य किए जा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते हैं लेकिन डॉक्टर नियुक्त नहीं कर पाती है सरकार। आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, छिपा हुआ नहीं किसी से। आज शिक्षा व्यवस्था में भी किस तरह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, छिपा हुआ नहीं है। आए दिन सारी समस्याएं से दो चार जनता को होना पड़ता है। जनता में गरीबी बहुत बेशुमार है और महंगाई की मार झेल रही जनता। इन चीजों पर ही चुनाव होगा 27 में। 27 में इससे मुकर नहीं पाएंगे, और 27 तक आने तक इनको जब आम चुनाव होता है, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, आम चुनाव में अधिकारियों का मिजाज कुछ और होता है। आम चुनाव में उतना दबाव नहीं होता जितना दबाव इस समय है। निश्चित रूप से सवाल निश्चित रूप से देखना होगा। जाहिर तौर पर जो बात आपने कही कि आज जश्न मना लीजिए लेकिन आगे काम करना होगा। माफी चाहता हूं, मैं बीच में रोकना पड़ रहा है चर्चा को, अब यहीं पे विराम देना होगा, अब समय हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नतीजे आ चुके हैं, एक दल जो है जश्न मना रहा है, वही दूसरा खेमा है जहां पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तो खैर चल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट बात यही है कि जनता ने आपको जिताया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, अब आपको करके दिखाना होगा, और नहीं कर पाए तो फिर जनता ही है जो फिर सबक सिखाती है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।